नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाबलूना पेपर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका आर्मी प्रैक्टिस सेट जो हो जाता है, आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट आपका हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है वो इंडियन आर्मी का, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट जो आता है सेकंड हो जाता है। आज आप देखिएगा आपका स्कोर कितना रहने वाला है, ठीक है, जो फरवरी में जो आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 45 प्लस अटेंड कर पाते हो, 45 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर पाते हो, तो आप वहाँ पर जाके बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो और आपकी वर्दी को कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो भी स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये तो पता ही है 1 घंटे का समय होता है, पूर्णांक 100 मार्क्स का होता है, बहुत समय है, 1 घंटा है ना, 50 क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान का, हमारा पहला हो जाता है। ठीक है भी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपका कौन सा होने वाला है? ठीक है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपने संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा होगा तो आप आराम से इजीली इसे कर सकते हो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, पहली बात रही है ये है कहाँ पर, तो आपको पता है कहाँ पड़ता है, ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भी? ये अमेरिका में पड़ता है। अब आपको अमेरिका का एक शहर देखना है, इसमें कौन सा जो है अमेरिका का शहर है? पेरिस है, न्यूयॉर्क है, जेनेवा है, या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपको बिल्कुल इजीली पता होगी कि हाँ इसके अंतर्गत कौन सा आता है, न्यूयॉर्क आता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन याद कीजिएगा, आराम से इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। आप बस एक ही ऑप्शन देखिएगा, ये देखिएगा, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाती है, अहिंसा। और अहिंसा के पुजारी कौन थे? आपको पता है गांधी जी थे। और गांधी से आप तुरंत बता दो कि हाँ भाई 2 अक्टूबर को गांधी जी का क्या हुआ था, जयंती मनाते हैं, जन्मदिन हुआ था। तो इसी प्रकार से 2 अक्टूबर आपका हो जाएगा कौन सा, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यही बात करें 10 दिसंबर को, तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। यहीं पर क्या होता है, ये नोबेल पुरस्कार इसी तारीख को दिया जाता है। क्या? नोबेल पुरस्कार, है ना, नोबेल पुरस्कार क्या है, इसी तारीख को आपको दिया जाता है। ठीक है भाई, यही बात करते हैं आपका 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि क्या है, गांधी जी के मरण दिन पर, गांधी जी के मरण दिन पर आपका ये मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये शहीद दिवस हो गया, ये हो गया मानव अधिकार दिवस, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। तो इस प्रकार से आपके ये सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कल भी हमने देखे थे, तीनों की तीनों को बताया था। आज फिर बताऊंगा, जितनी बार आएगा रिपीट करवाऊंगा, जो कि आपको कहे सारे के सारे याद हो जाएं। तो बस आपको एक ही याद रखना है, 26, 56, 61 याद कर लीजिएगा, 26, 56, 61, 26, 56, 61। ठीक है, 26, 56 और कितना हो जाएगा 61। यहाँ पर लिख दीजिएगा 15, यहाँ पर लिख दीजिएगा 15, यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा 17। बस आपके याद हो जाएंगे 26, 56, 61, 15, 15, 17, तो 1526, 1556 और 1761। ये आपका पहला हुआ था, यह आपका कौन सा फर्स्ट हुआ था, यह आपका सेकंड हुआ था, और यह कौन सा हुआ था, आपका थर्ड हुआ था। तीनों की तरफ को बता दिए हैं, किस किस के बीच हुआ था, ये मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक गागर ही, ठीक है, गागर याद रखना है कि जैसे ही पानीपत आएगा, पानी की बात करेंगे, पानी कहाँ भरा जाता है? गागर में। ठीक है, पानी कहाँ भरा जाता है भाई? पानी भरा जाता है गागर में। तो गागर से मैं बना दूंगा बाबर। कौन? गागर से मैंने बना दिया भाई बाबर। और बाबर किसके बीच हुआ? पहली बार गागर हम क्या करेंगे, नदी से लाद के लेके आएंगे, तो लाद मतलब लोधी। ठीक है, तो बाबर और कौन हो गया भाई? लोधी। पहली बार जब हम घर पे ले आए पानी भर के, तो हम क्या करेंगे, मुंह से लगा के पियेंगे, तो हेमू कौन हो जाएगा भाई? हेमू प्लस। और कितनी बार पियोगे भाई? एक ही बार तो पियेंगे, है ना, ज़्यादा पानी थोड़ी आएगा गागर में। तो भाई सभी लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक बार, मतलब अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकबर। तो हेमू और अकबर। अब रहा थर्ड वाला, जब हमने सारा पानी पी ही लिया तो हम क्या करेंगे भाई, गागर को धुलना पड़ेगा, तो अहमदुली कौन हो गया भाई? ये हो जाएगा हेमू अकबर और अहमदुली, है ना, कौन हो जाएगा? अहमदुली हो जाएगा, अब्दुली हो जाएगा। ठीक है, अब्दाली होता है। ठीक है, अब्दाली प्लस मराठा के बीच हुआ था, कौन सा हुआ था? मराठा के बीच आपका हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है अकबर बाबर,
बाबर और लोदी की भी होता है। पहली बार गागर हम लाद के लेके आए, फिर मुंह से लगा के हमने पानी पिया, और जब मुंह से लगा के पानी पिया फिर हमने क्या कर दिया, उसे धुल दिया। तो अहमदुली, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा अब्दुली या फिर अहमदुली, ठीक है, इस प्रकार से याद करना है, अहमदुली और मराठा, ठीक है। तो इस प्रकार से गागर से याद करना है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और हिंट भी कहाँ से मिलेगी, पानी से आपकी मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1761, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सारे के सारे याद करने की पूरी कोशिश रहेगी, जो आपको क्या है देखते ही देखते सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएं और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। तो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। फटाफट इसको आंसर देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। तो आपको बिल्कुल पता है ये कहाँ छपते हैं, ये आपके नासिक में छपते हैं। कहाँ पर, नासिक में छपते हैं, बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। ऐसे क्या है, आपको याद रखना है। नांग की बात करेगा तो ये भी याद नहीं हो सकता, कैसे याद करेंगे, याद करवा सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर बात हो रही है मुद्रा की, मतलब पैसे की बात हो रही है, और गांधी जी आपने देखा ही होगा, है ना, गांधी जी मतलब मुख, उनका मुख होता है, ठीक है। तो मुख पे नाक, इस प्रकार देख लेना, मुख पे क्या होती है, नाक होती है। तो गांधी जी की नाक कहाँ दिखती है भाई, नोट पे दिखती है। इस प्रकार से नाक से क्या आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सिख, अगर यहाँ पर मैं सिख की बात करूँ और सिख में एक का और लगा के डंडा लगा दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, सिक्का। सिक्का मतलब क्या हो जाएगा, पैसा, सिक्का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपकी हिंट बन जाएगी और आप याद कर सकते हो, मुद्रा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्का, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक, दूसरी वाली ट्रिक जो थी वो बेसिक थी, बिल्कुल अच्छी ट्रिक है, सिक्का, ठीक है। यहाँ पर मैं का लगा दूंगा तो सिक्का बन जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुद्रा की बात हो जाएगी, मुद्रा सिक्का बात है कि हो जाएगी। भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कहाँ छपते हैं भाई, नासिक में छपते हैं, बिल्कुल इजीली आप इसे कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अब मैं आपको याद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है। लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है, ध्यान से देखिएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, लेडी विद द लैंप। अब लैंप आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे, ठीक है। लैंप कैसी होती है भाई, वो जलाते हैं ना, गाँव में देखी होगी आपने, ये लैंप ऐसे प्रकार लटकी हुई होती है, ठीक है, जलाते हैं। तो इस प्रकार से मैं कैसे से याद करूं, एक बात आपने देखा होगा, मैं आपको याद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ये एक डाल है, डाल से मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पर लटका दी, फल लटका दिया, तो एक लैंप की भांति याद हो जाता है। लैंप से लटकाते हैं ना, उसी प्रकार से लैंप की भांति हो जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से फल लटका होता है डाल पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इस प्रकार से आपका याद हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर बात करेगा लैंप, लेडी विद द लैंप की बात कर रहा है तब, ठीक है। लेडी विद द लैंप की बात कर रहा है तो फ्लोरेंस क्या हो जाएंगे, नाइटिंगेल, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यहाँ पर बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सारे के सारे याद करते चला रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, जो कि आपको क्या है याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो आपको बिल्कुल याद है, ये तो भाई अकबर ने बनवाया था, इजी था, इंपॉर्टेंट है, इजी है, अच्छी बात है ना। तो मैंने आपको बताया था पहला शासक कौन था, बाबर था, ठीक है। पहला जो शासक था, ठीक है, वो कौन था, आपका बाबर था, आपको सबको पता है ना, बिल्कुल मुगल वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला कौन सा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह कौन था, जफर। इस प्रकार से आपके हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। क्या कह रहा है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रूफ ऑफ द वर्ल्ड आप इसे याद कैसे करोगे, बात कैसे कहा कैसे जाता है। पहली बात तो तिब्बत को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन सा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, तिब्बत के लिए। कैसे याद करोगे, इसे देखिएगा, रूफ मतलब ऊफ, है ना, ऊफ, इतनी ठंड, तो ठंड कहाँ पड़ेगी भाई, तिब्बत पे पड़ेगी, है ना, कहाँ पड़ेगी, तिब्बत पे पड़ेगी, तिब्बत पे क्या पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि रूफ, ऊफ, ऊफ, इतनी ठंड, है ना, ठंड कहाँ पड़ेगी भाई, तिब्बत पे पड़ेगी, है ना, पहाड़ों पर पड़ेगी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा सभी लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम
स्थान अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक है, ये आपको बताना है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, पहली बात तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। मुझे तो ऑप्शन में ही कोई गड़बड़ लग रही है इस पर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, नर्मदा भी यहीं से निकलती है अमरकंटक से, और जो सोन है ये भी यहीं से निकलती है। ठीक है, और कौन सी निकलती है, और आपकी हो जाएगी एक और निकलती है आपकी जोहिली। कौन सी निकलती है भाई, जोहिली, है ना। एक कौन सी निकलती है, ये आपकी जोहिली निकलती है। 3 नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, एक तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, एक सोन निकलती है जो यूपी में होती हुई मध्य प्रदेश से होती यूपी में होती हुई इधर को गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, यह है कि जोहिली है, और एक नर्मदा। नर्मदा कहाँ गिरती है वो आपको पता है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, और जो सोन नदी है वो गंगा में मिल जाती है और जोहिली हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी हो जाती है। तो निकल कौन सा उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन, नर्मदा और जोहिली का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल इस समय वर्तमान में कौन है, तो आपको पता होगा कौन है भाई, के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल हो जाते हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल आपके हो जाते हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल हो जाते हैं। इनकी नियुक्ति की बात करूं किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, कौन करता है, पहली बात तो ये भी, तो कौन करता है भी, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और यही बात करते हैं, ये किसी भी जो अटॉर्नी जनरल हैं वह किसी भी, ना लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति की कहीं भी ये चुनाव नहीं करते हैं। पहली बात तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, इनका वोट कहीं भी नहीं डाल सकते, पहली बात ये है। वो किस अनुच्छेद के तहत नहीं डाल सकते, तो 88वां अनुच्छेद के तहत ये ना लोकसभा में, न राज्यसभा में, न राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, ये कहीं भी वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद के तहत, 88वें अनुच्छेद के तहत, और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 76वें अनुच्छेद के तहत। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं, ये 15वें नंबर के आपके अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं। ठीक है, ये 15वें नंबर के जाते हैं। 76वें अनुच्छेद के तहत इनका राष्ट्रपति चुनाव चुन सकता है। और यह है किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकते, वो किसके तहत कर सकते हैं, 88वें अनुच्छेद के तहत किसी भी अंतर्गत वोट यह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारा की सारा हो जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाता है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फटाफट आंसर दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, लेडी विद द लैंप, सॉरी ये कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी है, गांधी जी की है। ये किसकी है, गांधी जी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, जब इसके बारे में, गांधी जी के बारे में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इनकी पूरी थ्योरी दूंगा, याद कराऊंगा पूरी की पूरी। ठीक है, ट्रिक के अनुसार याद कराऊंगा, एक ही बार में पूरे गांधी जी याद। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए धुआं से उड़ा दोगे। ठीक है, देखते ही आंसर आ जाएगा, इतना पढ़ा दूंगा ट्रिक के अनुसार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ इसकी हो जाएगी, ये आपकी महात्मा गांधी की हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लगा के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं। भाई सबको पता है ना, कितनी वर्षों बाद कराए जाते हैं, 5 वर्षों के बाद कराए जाते हैं। यही बात करते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को चुनता है, तो भाई 12 लोगों को क्या करता है भाई, ये चुनता है। कितने, 12 लोगों को ये चुनता है। अब यही बात करते हैं टोटल इसमें कितने होते हैं, तो टोटल आपके 552 होते हैं। ठीक है, टोटल 552 लोग होते हैं। मगर वर्तमान की बात करूं, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो कितने हैं, ये आपके 545 इस समय वर्तमान में आपके ये सदस्य हो जाते हैं। ठीक है भाई, यही बात करते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है जीवी मावलंकर कौन थे, आपके जीवी मावलंकर थे। ठीक है ना, जीवी मावलंकर,
जीबी मावलंकर थे, ये आपको पता होगी है ना। पहले कौन है? जीबी मावलंकर थे। यही बात करें महिला कौन थी, तो महिला कौन थी? महिला थी मीरा कुमारी। कौन थी? महिला कौन थी आपकी? महिला थी आपकी मीरा कुमारी। ये भी आपको याद रखना है ना, महिला कौन थी? मीरा कुमारी थी। अगर यही बात करते हैं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको पता है ओम बिड़ला कहाँ से है? राजस्थान से है ना। इस समय बात करूं तो ओम बिड़ला है। कौन है भाई? ओम बिड़ला है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारा की सारा हो जाता है भाई, है ना। और ये कौन सा है? लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। कैसा होता है भाई? निम्न सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? आपका उच्च सदन होता है। ये भी आपको क्या है? याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा? निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? ध्यान से रखना, ब्लैक पर्ल क्या कह रहा है? ये ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्या है यहीं से निकाल सकते हो। ठीक है, यहीं से निकाल सकते हो पर्ल। आप पर्ल पा और ला देख लीजिएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा। तो पेले किसे कहते हैं भाई? पेले को कहते हैं ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। किसे कहते हैं? पेले को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, यहीं से ट्रिक बन जाएगी। पल और पल यहाँ पर भी छुपा होगा। ठीक है, बस एक ही मात्रा बढ़ जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर भारतीय संसद के ऊपरी सदन, ध्यान से देखो, अभी आपको बताया था ना भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। देखो अभी आपको बताया था कि भारतीय सदन के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। अभी आपको बताया था मैंने निम्न सदन कैसे कहते हैं। निम्न सदन होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है? ये निम्न सदन होता है। कौन सा होता है? निम्न सदन होता है। यही बात करते हैं उच्च सदन, तो उच्च सदन अपना कौन सा होता है? ये आपका उच्च सदन होता है। कौन सा होता है भाई? ये राज्यसभा जो होता है वो आपका उच्च सदन होता है। और राज्यसभा के अंतर्गत बात करूं टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो आपको पता होगी कितने होते हैं भाई? 200 कितने होते हैं? टोटल की बात करता हूं तो 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। अगर मैं यही बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, तो आपको पता होगी कितने हैं? 245 हैं। कितने हैं भाई? ये आपके 245 होते हैं। और आपको पता है जो राज्यसभा का सदस्य होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। इसमें कौन है? वेंकैया नायडू है। आपको सबको पता है उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है। तो उसी प्रकार से इसकी जो वर्तमान में जो है राज्यसभा के अध्यक्ष वो कहें वेंकैया नायडू हो जाएंगे। और पहले की बात करूं, पहले कौन थे? राधा कृष्णन थे। पहले कौन थे भाई? अगर यही बात पर वह पूछ सकता है कि पहले कौन थे, तो राधा कृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन थे। तो इस प्रकार से आपका ये भी याद हो जाता है। ठीक है, तो सारा के साथ लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्या बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ सभी की। ठीक है, सभी क्या आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो सभी आपको क्या है याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या है बन जाते हैं भाई, है ना। और इसमें क्या होते हैं, 2 लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई? 2 लोगों को राष्ट्रपति आपका चुन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कहते हैं 2 लोग चुने जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष की बात करूं तो प्रत्येक वर्ष 3/2, प्रत्येक वर्ष 3/2 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत 3/2 सदस्य जो होते हैं वो चुनते रहते हैं। ठीक है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो ब्रहा समाज होगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म समाज समझेगा, ब्रहा समाज है। ठीक है, ब्रहा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो ब्रहा समाज की बात करें, ब्रहा समाज की स्थापना हुई कब थी, तो दूर से ठहरा ना, 28 में हुई थी। 1828 में कितनी हुई थी भाई? 1828 में हुई थी। तो ब्रहा समाज मतलब बाहर का समाज, कहीं दूर से ठहरा, है ना, कहीं दूर ठहरा, मतलब बाहर ठहरा ना, देश से बाहर कर सकते हैं। तो दूर ठहरा, दूर से 2 और ठहरा से 8, तो याद हो जाएगा 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी आपको बताना है। तो ब्रहा समाज मतलब दूर का समाज, तो राजा राम मोहन राय करेंगे। कौन करेंगे भाई? राजा राम मोहन राय करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अब यही बात करते हैं, ब्रहा समाज की हो गई, तो आर्य समाज की बात होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए भाई? आर्य समाज की भी बात होना चाहिए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। कब की थी?
कब की थी, है ना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, सरस्वती, है ना। तो कितने की थी, 1875 में की थी। कब की थी, 1875 में की थी। सरस्वती, देखो नाम में छुपा हुआ है, सरस से सा, पति से 5, तो 75 हो गया, तो 1875 हो गया। यहाँ दूर ठहरा, बाहर ठहरा, दूर ठहरा, 1828, है ना। सरस्वती, सरस्वती, है ना, सरस्वती याद कर सकते हैं, सरस्वती यहाँ पकड़ देना बस, सरस्वती से 5 हो जाएगा, 1875 में आपका हो जाएगा। तो दोनों के दोनों याद हो गए। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। और बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 में की थी। ठीक है, बिल्कुल। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को ही पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सारा का लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर जो हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो हम प्रैक्टिस सेट आपको बुक देंगे उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो उसके नीचे पूरी की पूरी थ्योरी दे रखी होगी। पूरी की पूरी क्या होगी, यहाँ पर थ्योरी दे रखी होगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे याद आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन भाई, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इसका फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, मुंबई में स्थित है। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपका सामान्य विज्ञान स्टार्ट जाता है। 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल, जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। कुछ करंट अफेयर पूछ लेगा, करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जितनी भी आपकी आर्मी से रिलेटेड है सारी करंट अफेयर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ बात करते हैं सामान्य विज्ञान से स्टार्ट जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दिए। कह रहा है यहाँ पर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने % होती है, यह आपको बताना है। पहली बात, रक्त की बात कर रहा है। ठीक है, रक्त, तो रक्त की बात कर रहा है, तो कितने % होती है आपको बताना है। ठीक है, वैसे बात करूं 5 से 7 लीटर, 5 से 7 लीटर। ठीक है, 5 से 7 लीटर बात करूं आपकी क्या होती है, रक्त आपके शरीर में होता है। कितना होता है, 5 से 7 लीटर रक्त होता है। और यही बात करूं 3 से 10 सेकंड, 3 से 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, 30 से 10 मिनट। ठीक है, 30 से 10 मिनट क्या होता है, इसको जमने में समय लगता है। 30 से 10 मिनट क्या होता है, इसको जमने में समय लगता है। और यही बात करते हैं 2 से 7 मिनट, 2 से 7 मिनट ये बहता है, 2 से 7 मिनट तक ये बहता है। और 3 से 10 मिनट तक क्या रहता है, इसे जमने में समय लगता है। 3 से 10 मिनट तक इसे जमने में समय लगता है। और शरीर की बात करूं 5 से 7 लीटर शरीर में रक्त की मात्रा होती है। और यही बात हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज की बात कर लेगा तो कितनी होती है, 7% इसकी मात्रा होती है शरीर के अंतर्गत। कितनी होती है, 7% शरीर के अंतर्गत खून की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से आपका सारा किस्सा बता दिए डिटेल में, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात मैं बता दूं, जो एलपीजी गैस होती है, जो सिलेंडर होते हैं, उसमें मीथेन गैस नहीं होती है। ये बस याद कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट जाने वाला है। इसमें मीथेन गैस क्या होती है, नहीं होती है। मगर जो गोबर गैस होती है, जो गोबर गैस होती है ना, जो अपनी गोबर गैस होती है, उसमें मीथेन पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें मीथेन होती है, ये याद रखना। ठीक है, एलपीजी में मीथेन नहीं पाई जाती है, मगर गोबर गैस में क्या होती है, मीथेन पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मीथेन गैस। एलपीजी में कौन सी नहीं पाई जाती है, तो भाई कौन सी, मीथेन गैस नहीं पाई जाती है। मीथेन नहीं पाई जाती, मीथेन तो होगी नहीं। इथेन भी नहीं होती है,
इथेन तो अलग ही है ना, इथेन तो होगी नहीं, यहाँ पे भी इथेन दे रखा है, तो कौन सी होगी? प्रोपेन और ब्यूटेन आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको यह पता होती तो आप आराम से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और बात बता दूं, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारा की सारा क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। याद ना हो तो लिख लेना है, ठीक है भाई, बार बार रिपीट करो, सारा की सारा याद हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, कितने वाट के बराबर होता है एक हॉर्स। तो सबको पता है एक हॉर्स बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। एक हॉर्स बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखेगा, यह क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें अधिकतम जो होता है किस रंग का होता है, ये पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आपने देखा होगा जब सूर्य निकलता है तो पौधे जो होते हैं ना, जो पौधे अपने होते हैं वो क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या है, प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश से अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। उसके अंतर्गत जो प्रकाश से जो किरण निकलती है जिसका अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है पौधों के अंतर्गत, वह कौन सा होता है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। वह कौन सा रंग है जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिकतम होता है, वह कौन सा प्रकाश है जो पौधे सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ठीक है, वह आपको बताना है कौन सा होता है। तो सबको पता है कि भी कौन सा होता है, लाल रंग का प्रकाश जो होता है सबसे ज़्यादा पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, किसका होता है भाई, लाल प्रकाश का होता है। तो सबको आपको याद भी होगा, मैंने आपको बता दिया है डायग्राम के अनुसार, तो आपको क्या हो जाएगा, अब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है भाई। हर चीज़ का एग्जाम्पल दूंगा, आपको याद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, सबको पता है भाई, इसका तो फेफड़ा ही है ना, इसका क्या है, फेफड़ा ही है। इजी क्वेश्चन था। अगले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया, रेबीज या फिर हैजा। तो बिल्कुल इजी है ये तो, है ना। डेंगू क्या होता है, मच्छर, ये भी मच्छर से होता है। हैज़ा क्या होता है, ये गंदे पानी पीने से वगैरह से होता है, ठीक है, हैज़ा। और बात क्या रहा, एक ही रह गया तो रेबीज। और रेबीज की बात करते हैं, ये कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, ठीक है, रेबीज कुत्ते काटने से होता है। इसके टीके की खोज किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है, किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पाश्चर। कौन था, लुई पाश्चर ने इसकी क्या की थी, टीके की खोज की थी, ठीक है। इसके टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने इसके टीके की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसे क्या करना है भाई, इसे याद कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। जब आप पाचन के पश्चात प्रोटीन की बात कर रहा है, ध्यान से इसे देखना, किसकी बात कर रहा है, ये प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जब हम प्रोटीन लेते हैं, कहते हैं ना कि बच्चे के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, है ना, बच्चे के लिए प्रोटीन चाहिए तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ कब बढ़ेगी, जब प्रोटीन एमिनो अम्लों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्लों में कन्वर्ट होता है पहले, उसके बाद क्या होता है, मांसपेशियाँ बनती हैं, है ना, मांसपेशियाँ बनती हैं, अमीनो अम्ल बनता है, उसके बाद खून बनता है, उसके बाद क्या बनती हैं, मांसपेशियाँ। बस इसी प्रकार से क्या होता है, ये चलता रहता है। देखो बसा तो बनेगी नहीं, बसा तो बिल्कुल बाद में बनती है, ठीक है। ग्लूकोज तो है नहीं, ना सुक्रोज है, बचा कौन, एमिनो एसिड ही बचा, ठीक है। एमिनो एसिड जो होते हैं ना, ये प्रोटीन से तैयार होते हैं, प्रोटीन से एमिनो एसिड तैयार होते हैं, उसके बाद जब होता है खून का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं, तो एमिनो एसिड में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसमें ऊर्जा मिलती है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके प्रैक्टिस सेट में वहां से ले रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबको पता है इसका आंसर कौन सा होगा भाई? कोशिका हो जाएगा, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर प्रोटीन? तो प्रोटीन का कोई मतलब ही नहीं है ना, प्रोटीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। बात रही यहाँ पर बैक्टीरिया की या फिर प्रोटोजोआ की या फिर वायरस की, तो प्रोटोजीव से होता है तो ये भी नहीं होगा, है ना। वायरस की बात करते हैं तो वहाँ पर कह रहा है टाइफाइड जो आंत में होता है, तो वायरस भी नहीं होगा। बचा कौन सा? एक ही बचा, बैक्टीरिया। बस इस प्रकार से भी इसे आंसर लगा सकते थे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे थोड़ा सा अगर पढ़ लिया होगा तो सारा आप क्या है आंसर आराम से इजीली सारे के सारे सही कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। कभी आपने देखा होगा अगर लोहा अच्छे स्थान पर रखा होगा, अच्छे स्थान पर रखा होगा तो उसमें कभी भी क्या है जंग नहीं लगती है, ठीक है। जंग नहीं लगती है जब तक उसमें ऑक्सीजन तथा नमी की मात्रा ना आए, है ना। जब तक उसके अंतर्गत ऑक्सीजन और नमी की मात्रा ना नहीं मिलती है तब तक क्या होता है, लोहे पर जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण से क्या होती है, लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। जब ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी इसके अंतर्गत आ जाएगी, तभी क्या हो जाएगी, ये जंग पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर ये कह रहा है मछली के द्वारा सांस लेती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है ये आपको बताना है, त्वचा के द्वारा या फिर फेफड़ों के द्वारा या फिर गलफड़ों के द्वारा या फिर आँख के द्वारा। ये तो सभी को पता होगी कि भाई ये तो गलफड़ों के द्वारा ही सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है, यह आपसे पूछ रखा है। आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है, यह आपसे पूछ रखा है कि आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है। न्यूटन मीटर होता है, सेकंड होता है, मीटर होता है या फिर हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो बताएगा आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है। तो आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एक तो मात्रक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे क्या है आपको भाई याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये तो, ठीक है। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ ये भी पूछा जाता है। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेटअप तैयार होता है थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। 4 से 5 दिन लेंगे, उसके बाद सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ही बिंदास तरीके से, ठीक है। सारी की सारी ट्रिक के अनुसार याद करने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप हमारा बस वीडियो देखिएगा और सारे की सारा याद आपके माइंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ बात करते हैं मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। मनुष्य का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है, तो सबको पता है ये तो, है ना। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है, बीएससी की उसमें भी पढ़ा होगा कि कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, है ना। और रक्त जो लोहे का जो लाल रंग जो होता है रक्त का, वो किसके कारण होता है, वो लोहे का कारण होता है। किसको होता है, लोहे के कारण होता है, ठीक है। ये तो पता है लोहा कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। लोहा भी आपने देखा होगा जब जंग लगती है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना, लाल होता है ना, होता है। उसी प्रकार से हमारे खून का जो रक्त का जो रंग होता है वो भी कैसा होता है, लाल होता है। इस प्रकार से वहां से भी आप ट्रिक इसकी बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा लोहा किसमें पाया जाता है, जो हरी साग सब्जियां होती हैं उसमें, उससे हमें क्या है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, लोहा की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अचुंबकीय, क्या कह रहा है, अचुंबकीय धातु है। तो अचुंबकीय धातु कहते कैसे हैं, पहली बात तो ये हमें याद होना चाहिए। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मान ली मैंने यहाँ पर कोई मैग्नेट रखी है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई कण है, यहाँ पर मैंने कोई धातु मान ली, जब यह धातु किसी बिना चुंबकीय माध्यम, बिना चुंबकीय क्षेत्र से जो घन मतलब
जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की होती ये चीज़ बढ़ती है। यह धातु जो होती है ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाती है, ठीक है। और जब ये धातु इस ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ और घनत्व के अंतर्गत आ जाती है, तो जो इसकी जो चुंबकीय क्षमता होती है, इसकी चुंबकीय क्षमता होती है, उसे क्या कर देती है, यह कम कर देती है। उसे क्या कर देती है, यह कम कर देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अचुंबकीय धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अचुंबकीय धातु कहते हैं। कोई धातु जब चुंबकीय क्षेत्र में जाती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कम कर देती है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कम कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, अचुंबकीय धातु कहते हैं। तो इसके अंतर्गत एक टीन आती है, एल्यूमिनियम आती है। इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं। दो ही जो पूछते हैं बार बार एग्जाम में, यही पूछाता है, एल्यूमिनियम या टीन, दो में से एक देगा। दोनों के दोनों को याद रखना है। अचुंबकीय धातु कौन सी होती है, एक टीन होती है और एक कौन सी होती है, आपकी एल्यूमिनियम होती है। तो दोनों के दोनों को याद रखना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। सॉरी, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा कह रहा है, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। क्या होता है ये आपको बताना है। बादल जो होते हैं वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। क्या होता है, तो आपने बादल को मत कहिएगा, आपने कोयला देखा होगा, कोयला है ना, कोयला जो होता है ना, कोयला जो जिसे कहते हैं वर्ष समझ सकते हैं, जिससे बादल ले लो, तो ये कोयला होता है ना, कोयला जो भी पड़ रहा है इसमें ठंड पड़ती है तो कोयला आता है ना, तो वही। तो उसमें आपने देखा होगा जो कण होते हैं, जो हमारे जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं ना। जो पानी के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, धुएं के माध्यम में उड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर यह जब ये कण एक दूसरे के समीप आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक बूंद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बूंद, मतलब पानी की बूंद का निर्माण करते हैं। जब ये पास में आते हैं तो इसमें पूछा क्या रखा है, कह रहा है बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। क्या होता है, कम दाब होता है, कम दाब होता है, कम चिपचिपापन होता है, कम ताप होता है, या कम घनत्व होता है। घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व मतलब होता है कितने पास पास ये कण हैं या कितने दूर दूर कण हैं। तो ये कह रहा है कम घनत्व होता है, बिल्कुल। अब ये दूर दूर हैं तो कैसा होगा, कम घनत्व होगा। अगर पास होते तो इनमें घनत्व क्या होता, घनत्व मतलब घनत्व ज़्यादा होता, ठीक है। तो इस प्रकार से दूर दूर होते हैं इसलिए क्या करते हैं, बादल जो है तैरते रहते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं। पास होते तो ये बूंद का निर्माण करते और ये नीचे गिर जाते, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका कम घनत्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाता है भाई, मैथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि भाई कह रहा है लड़के कितने हैं, लड़के कह रहा है 70% हैं। जब किसी कॉलेज में लड़के 70% हैं तो हमें पता है टोटल कॉलेज में कितने लड़के होते हैं भाई, 100% होते हैं। अगर 100% में से 70% आपके बॉयज़ हैं तो ये बताइएगा 30% कौन बचे होंगे। तो आप कहोगे 3% जो होंगी वो कौन होंगी, गर्ल्स होंगी। 30% कौन होंगी, गर्ल्स होंगी, है ना। 30% कौन होंगी, ये आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। अब वो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमें पता है लड़के कितने हैं 70%, लड़कियां कितनी हैं 30%। 30% बराबर दे रखा है 255 के। जब 255 किसके दे रखा है, 30% के दे रखा है, तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लड़कों की संख्या। और लड़के कितने परसेंट हैं, लड़के हैं 70%। यहाँ से मैं 1% निकाल लूँगा तो मैं 70% मुझे ज्ञात करना है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट सकता हूँ, 3 7 21, 3 8 कितना हो जाएगा 24, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा। 7 से कर दूंगा, 7 पंजे 35 के 5, 7 पंजे 35 के 5, हाँ से लगे आपके 3, और 7 8 कितने हो गए 8 7 56, 57 58 59, तो 50 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 59 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे कर सकते थे। मैंने कुछ नहीं किया कि 70% लड़के हैं तो 30% कौन होंगी, लड़कियां होंगी, क्योंकि हमें पता है कोई भी कॉलेज कहीं भी मानते हैं 100% कोई भी छात्र होते हैं कहीं भी, ठीक है। तो 70% बॉयज़ तो 30% लड़कियां होंगी। वो दे रखा है लड़कियां 255 हैं, तो 30% बराबर 255 के, तो 1% ज्ञात करूंगा, 30 से भाग दूंगा। ज्ञात क्या करना है 70%, 70 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 595। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। इसका आंसर दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, HCF LCM का जो होता है ना, HCF और LCM, उसका ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी तो मतलब क्या हो जाएगा, हाई कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब क्या है, HCF आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, विभाजित करने पर एक समान, और यहाँ पर कह रहा है शेष बचे। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे इसको, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। जो 30 दे, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको मतलब इसमें से इसको हटाना है, ज़्यादा में से कम को हटाना है, ठीक है। इसमें से इसको हटाना है, इसमें से इसको हटाना है। बचा कौन सा, अब इन दोनों का रिलेशन बच गया, तो इसमें से इसको हटाना है। फिर बस इस प्रकार से जब घटाओगे जो आएगा उसका HCF निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हाई कौन फैक्टर देखना है था, HCF निकालना है। तो यहाँ पर 30 घटाना है किसने, 53 में से, कोई ज़्यादा 53 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 23 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 99 में से मैं 53 घटाऊंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया मेरे पास 53 घटाऊंगा ना, हाँ, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब मैं 99 में से 30 घटाऊंगा, 99 में से मैं 30 घटाऊंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, आप कहोगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, 9, 69। कितना आ जाएगा, 60, 9, 69 आपका आ जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पर निकल के आया है उसे हमें क्या करना है, उसका HCF ज्ञात करना है। अगर मैं इसका HCF निकालूंगा, हाई कॉमन फैक्टर निकालूंगा, तो मेरे पास कितना आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इसका हाई कॉमन फैक्टर 23 है, 23 किसी से कटता नहीं है, तो 23 खुद से कटेगा, 23 खुद से कटेगा, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 तियाँ 69 हो जाएगा, तीनों के तीनों कट जाएंगे। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF 23 आपका आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है जो इसे काट सकती है, क्योंकि 23 किसी और से कटता ही नहीं है। खुद से कटेगा या एक से कटेगा, या खुद से कटेगा या एक से कटेगा, तो 23 ही से सारी संख्या ऐसा कट रही हैं, तो 23 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और यही पूछ रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 23 आपकी हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल इजीली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना है, कुछ नहीं करना है। बी में से ए को घटाइएगा, ठीक है, बी में से ए को घटाया, फिर हो जाएगा सी में से बी को घटाना है, फिर सी में से ए को हटाना है, बस यही करना है। जो आएगा उसका HCF निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये भी हमारा HCF LCM का हो जाता है, ठीक है, LCM HCF का। इसको देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना और महत्तम समवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, बताइएगा। फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, यही तो होता है। और यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। महत्तम समवर्तक देखा है, क्या ज्ञात करना है हमें, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, वही लगा दीजिएगा। फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर LCM प्लस मल्टीप्लाई कौन सा हो जाएगा, HCF। बस इसी में फिट कर दीजिएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई में टोटल में इसको देख सकता हूँ, टोटल कितना देखा है, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई देखिए इतनी, तो मैं ज्ञात कर लिख सकता हूँ ना, 4, 7, 2, 5, ठीक है, 4725 दे रखा है। अगर यहाँ पर जो HCF दे रखा है, ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, महत्तम समवर्तक दे रखा है 50, मतलब LCM दे रखा है 50, तो सॉरी
HCF दे रखा है 50, तो HCF अगर मैं यहाँ पर है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 15 कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, बचेगा क्या मेरा LCM बचेगा, मुझे LCM ही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आ जाएगा आंसर 15 से काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, 15 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 हो गया 22, 15 एकन कितना आ जाएगा 15, 15 एकन कितना आ जाएगा 15, और बचा कितना फिर यहाँ 5 2 7 बच गया, होगा 75, 15 पंजे कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 315 आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इजीली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल इजीली इसका आंसर आपका हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं करना था, LCM HCF का सूत्र था फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। ये तो पता ही होगी कि LCM HCF का एक सूत्र होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल के दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें यह क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, पूछा नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ, इस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यह क्वेश्चन हर समय रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट हो, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। कह रहा है यहाँ पर एक काम को ए तथा बी 12 घंटे में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सीधी बात पूछ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीधी बात पूछ रहा है कि ए बी सी इसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, वहां पर ध्यान से देखो तो कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी है जो कितने में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, यही बात करें बी और सी, ठीक है, बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो 15 दिन में कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है सी और ए जो है वो मिलकर कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अगर यही बात करूं टोटल वर्क की, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, मेरा LCM आ जाएगा। LCM कितना होगा इसका, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं इसकी कार्यक्षमता की बात को निकल आएगी एफिशिएंसी, 15 चौका 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 20 तियाँ कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यही बात करूं तो ए बी सी और सी ए इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 3 की। तो यहाँ कितना जाएगा, 5 4 कितना हो गया 9, 9 3 कितना हो गया 12। मतलब एफिशिएंसी निकल के आई 12 निकल के आई, जो किसके बराबर है, 2 ब्रैकेट ए प्लस वी प्लस सी के बराबर है। क्योंकि जो है प्रत्येक बंदा 2 बार कार्य कर रहा है, तो मैंने 2 कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जब 2 से यहाँ जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब मुझे क्या निकल के आ जाएगी, ए बी सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये 2 मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी निकालूं तो अब मेरी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ए और बी की, ए बी सी की जो कार्य क्षमता है, ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60। तो वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इसे कितने दिन में करेंगे, तो 6 से भाग दे दीजिएगा आप इसको, जो एफिशिएंसी है इसका भाग देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, आपका 10 बचेगा। 10 दिन में जो है ये आपका कंप्लीट कर देंगे। तो 10 दिन आपका आंसर कहाँ पर है, यह आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल इजीली इसका आंसर आप इसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी था, आराम से कर सकते थे इसे। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा था, बी और सी वहाँ देखिएगा 15 दिन में कर रहा था, ए और सी और ए 20 दिन में कर रहा था। मैंने इनकी एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क मान लिया, LCM निकाल लिया, फिर की एफिशिएंसी निकाल ली, कार्य क्षमता निकाल ली। उसके बाद ये कार्य क्षमता किसकी थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दोनों 2 बार आए थे, तो मैंने 2 ए प्लस बी प्लस सी मान लिया। ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ए बी सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। टोटल वर्क मेरे पास 60 था, क्या टोटल वर्क कितने दिन में कर देंगे, तो मैं 6 से भाग दिन कितना जाएगा, 10 डेज मेरा आ जाएगा, 10 दिन मेरा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा 35 को कह रहा है, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा, बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते थे। यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, आयताकार क्षेत्र कैसा होता है, ये होता है एक आयत।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ए वी, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होती है इसका क्षेत्रफल होता है। तो वही यहाँ पर दे रखा है इतना, कह रहा है एक भुजा इतनी है तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। जब एक भुजा मेरे पास दे रखी है, मैं मान लेता हूँ कि ए कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बी मैं ज्ञात कर सकता हूँ क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना रखा है, इतना दे रखा है। तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, दे रखा है 560, तो मैं क्षेत्रफल की जगह 560 रख लूँगा। और वो कह रहा है एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो एक भुजा मैंने ए मानी थी 20 सेंटीमीटर, तो मैं बी यहाँ से ज्ञात कर सकता हूँ। जब ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चली जाएगी, ये फिर आपकी इसकी डिवाइड करेगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी। तो 560 20 से जब मैं काटूंगा तो ये कितने बार जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो जो b की वैल्यू बैग यहाँ से आ जाती है वो आपकी 28 निकल के आ जाती है। अब वो कह रहा है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिएगा, 2 बराबर मेरी आ गई 28, तो मैं इसका परिमाप ज्ञात कर सकता हूँ। परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग कैसे निकालेंगे, इसे ऐड कर दीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, 48 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 का 1 कहाँ से लगा, 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यह आपका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं, अगर आपको करना हो ठीक है बहुत ही इजीली इसे कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाएगा आपका आंसर हो जाएंगे सारे की सारे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत आपका ईजी क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर में बिल्कुल सही है, इजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई परिवर्तन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो बात करते हैं, यदि एक टायर की त्रिज्या, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो मैं इसकी कोई भी इसकी मैं परिधि ज्ञात कर सकता हूँ। इस टायर की मैं परिधि ज्ञात कर सकता हूँ। जब परिधि ज्ञात मैं कर लूँगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि प्रत्येक चक्कर की बात कर रहा है कितनी दूरी तय करेगी, तो 50 चक्कर। जब मैं एक बार इसकी परिधि ज्ञात कर दूंगा, 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा। अगर परिधि की बात करूँ तो परिधि कितनी आ जाएगी, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसमें रख दूंगा इसे, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 बटे कितना हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई दे रखी है 7। ठीक है, और मुझे क्योंकि चक्कर कितने रखे हैं, चक्कर दे रखे हैं 50, तो 50 से क्या करनी पड़ेगी, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरा आंसर यहाँ पर आराम से निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 से कट जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से मुझे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 22 बचेगा। तो आपका आंसर कितना होने वाला है भाई, यहाँ पर 22 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आराम से इसे कर सकते थे, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी परिधि का सूत्र दिया, क्योंकि वो कह रहा है 50 चक्कर में 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सेंटीमीटर में रखा है, यहाँ पूछ रखा है मीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 100 से भाग कर दिया, मेरा आंसर आ गया 22। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे इजीली आप कर सकते थे। ठीक है, कहते हैं 37 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है एक कार्यालय में 30 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय इसमें जोड़ दी जाए तो इसका औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है आपके एग्जाम, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं इसको, 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है, औसत कितनी है 1900 रुपये। जो औसत है वो माध्य ही होता है, जो समांतर माध्य आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, वही होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है 1900 रुपये। तो हम इसकी आय टोटल निकाल लेंगे, है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1900 रुपये, और मेरी आय निकल के कितनी आ जाएगी, 19 दूनी 38,000 रुपये। कितनी आ जाएगी 38,000 रुपये। ये मेरी क्या आ जाएगी, 20 लोगों की आय निकल कर आ जाएगी। अब वो कह रहा है यदि प्रबंधक की आय
इसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। पहले कितने थे? 20 लोग। अब प्रबंधक इसमें क्या हो गए? ऐड हो गए। वो कितने गए? 21 लोग हो गए फिर, है ना? कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। अब वो कह रहा है 21 लोग होने से औसत आय कितनी हो गई? 2000 रुपये प्रति माह हो गई। तो 2000 रुपये की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 21 लोगों की औसत आय में ज्ञात कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 42,000 रुपये। अब ये बताइएगा, पहले जब 20 लोग थे तो इनकी आय टोटल कितनी थी? 38,000 रुपये। अब जब प्रबंधक इसमें शामिल कर दिए, 21 लोग हुए, अब इनकी आय कितनी हो गई? 42,000 प्रति माह हो गई। तो हम यहाँ से प्रबंधक की आय निकाल सकते हैं ना। हम 42,000 में से 38,000 रुपये घटाएंगे तो हाँ प्रबंधक की आय निकल कर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 21 में से 20 जाएगा, कितना जाएगा? 1 ही तो बचेगा, तो प्रबंधक बचेंगे। प्रबंधक की आय हमारी कितनी आ जाएगी? 42,000 में से 38,000 रुपये जाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रबंधक की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपये। देखेगा कहाँ पर आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है, बिल्कुल इजीली। अगर आप थोड़ा सा माइंड है तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे, बिल्कुल इजी तरीका से इसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो देखेगा, अगर थोड़ा सा माइंड है तो। और अगर आपको इस तरीका करना है, बेसिक करना है, तो बेसिक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो ये देखा रखा है। अगले देखिएगा, ये आपके शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। वो कह रहा है एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है? 1900 रुपये है। मैंने दे रखा है कि 1900 रुपये पहले इसकी आय थी। 1900 रुपये पहले इनकी आय थी, कितने की? 20 लोगों की। पे कह रहा है प्रबंधक शामिल कर दिया, औसत आय कितनी हो गई? 2000 रुपये हो गई। ये माइंड में रखना है, ठीक है। कितनी हो गई? 2000 रुपये हो गई। कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे भाई 100 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 100 बढ़ गई। सॉरी, 100 बड़ी नहीं बढ़ी है ना? कितनी बढ़ गई? आप कहोगे 100 रुपये इसमें बढ़ जाती है। जब हम किसी माध्य को देखते हैं, माध्य मतलब क्या होता है? औसत क्या होती है? औसत माध्य को ही कहते हैं। माध्य या औसत क्या होती है? सब में एक को लेकर कर देना। पहले थे 1900, उसने कर दिए 2-2 हज़ार रुपये सबके लिए। तो कितनी बड़ी होगी? आप कहोगे टोटल जो 20 लोगों की बड़ी होगी वो कितनी बड़ी होगी? 2,000 रुपये आपकी यहाँ से बढ़ गई होगी, है ना। इतना तो माइंड में कर सकते थे। 2,000 रुपये क्या होगी? बढ़ गई होगी। 2,000 रुपये बढ़ी। प्रबंधक की औसत आय कितनी हो गई? यहाँ पर 2,000 रुपये हो गई। 2,000 और 2,000 कितने हो जाएंगे? हमारे 4,000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इजीली आप माइंड में ही इतना कर सकते थे। 4,000 क्वेश्चन ये माइंड में ही हमारा आंसर आ सकता था, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा माइंड चलाते तो इसे आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। मानता हूं कि कोई इतना मीटर, 1 मीटर लंबा क्या है? तार है। 1 मीटर दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो कितना? 100 सेंटीमीटर होगा ना। ये 100 सेंटीमीटर लंबा तार होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं इसे मोड़ कर क्या बना रहा हूं? मैं इसे इस प्रकार से मैंने मोड़ दिया और यहां पर मैंने क्या बनाया? एक वृत्त बना दिया। अब वो कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको याद रखना है। पहली बात, यहाँ पे जो 100 मीटर दे रखा है पूरा तार, तो इसकी क्या हो जाएगी? ये परिधि हो जाएगी। 100 मीटर क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। तो ये क्या दे रखी है? हमारी परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है? ये हमारी परिधि दे रखी है ना। 100 मीटर परिधि देखिए। परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। तभी तो हम आर निकाल पाएंगे, बिल्कुल आर निकाल पाएंगे, तभी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वरना ज्ञात हो नहीं सकता। तो पहले हमें क्षेत्रफल में रखना पड़ेगा, परिधि में रखना पड़ेगा। परिधि दे रखी है ना, तो हमें आर ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। टोटल परिधि दे कितनी रखी है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 मैं कहाँ लिख लूँगा? यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। तो मेरा r बराबर ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? ये पाई और 2 आ जाएगा, है ना। 2π आ जाएगा, आ जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? 2π यहाँ पर आ जाएगा। तो उसे काट दूंगा, ये 50 बार चला जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 50/π हमारा यहाँ पर आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा? तो 50/π हमारा, ये r बराबर कितना आ जाएगा? 50/π हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। इसमें इसे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे। तो पाई तो ऐसे ही रख देंगे हम, और वाइस बट क्या दे रखा है? r बराबर क्या दे रखा है? 50। तो स्क्वायर करना है तो हम 2 बार लिख सकते हैं ना।
2 बार लिख सकते हैं ना इसे इस प्रकार से, बिल्कुल। पाई से पाई गया कट, ठीक है। यहाँ से बात करूँगा तो पचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पचम कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई का मान रख सकता हूँ 22/7, है ना। 22/7 ऊपर चला जाएगा, फिर जब नीचे रखूँगा तो, है ना। तो ये मेरा आ जाएगा इतना। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो ये 11 पर चला जाएगा, 2 से काटोगे और पॉइंटों में हमारा मान आएगा, ठीक है। और पॉइंटों में मान एक ही जगह दे रखा है, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब पॉइंटों में दे रखा है तो पॉइंट यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है आपका क्वेश्चन, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। आयतन ज्ञात करना है, किसका, ये देखिएगा बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है πr²h, ठीक है। बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है πr²h। इसमें आप पुट कर दीजिएगा इन सारी डिजिटों के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो h बराबर क्या दे रखा है, h बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और r बराबर क्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर देखिए 7 सेंटीमीटर, इसको लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पाई बराबर कितना होता है, आपको पता है 22/7 होता है, तो मैंने 22/7 लगा दिया। r² कह रहा है तो 7 × 7 2 जगह आ जाएगा, है ना। और क्या दे रखा है आपका, h बराबर 15 दे रखा है तो 15 रख दूंगा। यहाँ से 7 एकम 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 का 0 हाथ से लगा 6, ठीक है। 15 चौका 60 हाथ से लगा 6, 15 पंजे 75, 75 और 6 कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81, 8 हासिल, 15 एकम 15, 15 8 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आने वाला है, ये 2310 आपका आंसर आने वाला है। कहाँ पर है ये देखिएगा, ये थोड़ा सा डिजिट में गलती है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2310। इसका आंसर बिल्कुल इजीली आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, याद होना चाहिए, तो आप आराम से इसे इजीली आप इसे कर पाओगे, ठीक है भाई। इसका आयतन का क्या होता है, सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक संख्या में बही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। x मान लीजिएगा वह संख्या को, तो आराम से इसे कर पाओगे, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है एक संख्या में बही संख्या, मैं मान लेता हूँ कोई संख्या क्या है, x है। मैंने कोई संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो वो कह रहा है कि एक संख्या में बही संख्या, फिर कह रहा है बही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, मैंने बही संख्या x मानी थी, भाई x ही जोड़ूंगा, बही संख्या तो x ही होगी, है ना। फिर कह रहा है 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ दूंगा। और वो कह रहा है उत्तर क्या आता है, उत्तर जो है वो 17 आता है। बस ये करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 5 और बराबर कितना आ जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। ये जब इधर प्लस का इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ठीक है। 2x बराबर 17 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 12, ठीक है। तो x बराबर निकाल सकता हूँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। जब काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। वही पूछ रखा है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल्कुल ईजिली आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सारे के सारे आराम से नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक मोटरसाइकिल 140 किलोमीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, हमें ज्ञात क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब हम कोई भी चीज़ को, कोई भी स्पीड को
किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और जब हम किसी भी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ती है, मल्टीप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, तो ये लगा दीजिएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल इजीली आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। तो हमारा सूत्र देखा होगा आपने, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है, दूरी की बात करूँ तो 140 मीटर और समय दे रखा है 18 सेकंड। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। ज्ञात किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा का सूत्र मैंने बताया था, क्या लगाते हैं हम, बदलने के लिए हम लगाते हैं 18/5 से। ठीक है, तो 18/5 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इसे इजीली आप इसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखिएगा, मैं बात करूं ये किसके आसपास का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, ये किसके आसपास का स्क्वायर लग रहा है, तो मैं जाऊंगा बारंबार मिक्सचर वाले तेरम से पहुंचूंगा। तो तेरम जो 13 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169 होता है। अगर मैं 14 का स्क्वायर देखूं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो ये किसके करीब में पड़ रहा है, तो आप कहोगे 13 के स्क्वायर के करीब में पड़ रहा है। तो इसमें से 175 में से मैं कितना घटाऊं जो कि 169 आ जाए। तो आप कहोगे यहाँ पर 6 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही पूछ रखा है कि इसमें से कितना घटाया जाए कि जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 6 घटा देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर क्या है, 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा बिल्कुल इजीली। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा आप इजीली। रीजनिंग में भी तुम्हें आपके लिए बहुत ही क्या सहूलियत मालूम पड़ेगी। ठीक है, और मैथ में बिल्कुल इजी आपका हो जाएगा। और 25 तक के स्क्वायर, 25 तक के क्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, 25 तक के क्या याद करना है, क्यू याद करना है। और 30 तक के क्या करना है, स्क्वायर आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका सीरीज से हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग से, सीरीज से क्वेश्चन आपको देखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान भरें। तो ये सीरीज दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, बात करूँ दे क्या रखा है, यहाँ पर 39, 41 और 43 और 45 दे रखा है। आगे पूछ रखा है यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल इजी सीरीज है। यहाँ पर देखोगे तो +2 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, +2 हो जाएगा। और मेरा आंसर कितना आने वाला है, ये 47 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, इजी था ये, तो इसमें तो कुछ ही देर नहीं रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, ये आपका 2D से है, इसको देखिएगा फटाफट, इसका आंसर कौन सा होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल इजीली है ना, वृत्त का क्षेत्रफल याद होगा तो आराम से इसे निकाल सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर आपकी दे रखी है 28 मीटर। कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है πr² होता है। कितना होता है, πr² होता है। इसमें पुट कर दीजिएगा, पाई बराबर कितना होता है 22/7 और r बराबर दे रखी है 28। तो स्क्वायर करूंगा, डबल बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर
4 दूनी 8 और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 8 8 64 के 4 आ गए, ठीक है। हासिल लग गए 6 8 8 64 और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 80 80 6 86 का 6 हासिल लगे 8, ठीक है। और 8 दूनी 16 16 8 कितने होते हैं 24, 16 8 है ना, 16 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। तो ये कितना होने वाला है 2464 मीटर आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सूत्र याद होता तो आप इजीली इसे कर पाते। इसका क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर और इसकी परिधि जो होती है, इसकी परिधि जो होती है, ठीक है, इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर इसकी परिधि होती है। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा, कह रहा है एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, एक बात ये बताइएगा कि हमेशा हानि किस पे होती है, हानि जब होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। जिसको हम खरीदते हैं हानि तो हमेशा उसी पे होती है। तो आपको याद रखना है हानि कहाँ होती है, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं 100% मानते हैं, ठीक है। हमारा जो क्रय मूल्य होता है, हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है 100% होता है। वो कह रहा है कि 100% में से 75% की क्या हो गई हानि हो गई, तो हमारे पास बचा कितना होगा 75% की जब हानि हमारे पास हो गई तो हमारे पास बचा कितना होगा, तो आप कहोगे 25% ही हमारे पास सिर्फ बचा होगा, 25% में ही हमने उसे बेचा होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने बेचा है कितने 6800 रुपये में, तो 25% बराबर कितने के, तो ये हो जाएगी आपके 6800 रुपये के, ठीक है। 25% बराबर क्या हो जाएगा 6800 रुपये की, तो 1% बराबर निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा ये 6800 बटे 25 से भाग दे दूंगा तो 1% बराबर निकल के आ जाएगा। और हमने क्रय मूल्य कितना माना था 100%, तो 100% यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो 100 की क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 से भाग देंगे आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के हो गए 2, यहाँ से लगे 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 27, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये देखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 27,200 रुपये। ये देखिएगा कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल इजीली आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 100% क्या मान लेना है क्रय मूल्य मान लेना है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100% अपने आप में, और हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पर होती है। जब 75% की हानि होगी तो बचा कितना 25%, और 25% बाबा दे रखा है कि इतने बेचा उसने, तो 6800 के 1% बाबा ज्ञात कर लेंगे, 25 से भाग दे देंगे, और 100% हमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य क्या माना था हमने 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 27,200 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, ये तो आप थोड़ा सा माइंड लगाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, कह रहा है यदि इतने को इतना लिखा जाए और इतने को इतना लिखा जाए तो इतने को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा फटाफट इसका आंसर कौन सा होने वाला है। अगर यहाँ पर बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है, भाई कॉपी कर रहा है, ठीक है। कॉपी पूछ रखा है पर बसो कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो पी को क्या लिख रखा है, पी को लिख रखा है 2, तो पी को 2 तो सभी में है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लास्ट के ऑप्शन को देखेगा, लास्ट कह रहा है एल, तो एल को क्या लिख रहा है यहाँ पर देखें, एल को लिख रहा है भाई 3, तो 3 किस में है, किसी में 3 में ला, बाकी किसी में है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, कॉपी था और कुछ नहीं था, ठीक है। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होने वाला है, ठीक है। अगर बात करूँ, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, कह रहा है अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से निकल सकते हैं, ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बात करता हूं, ये कह रहा है अरुण ने कहा, तो मान लेते हैं ए से मैंने क्या बना दिया अरुण बना दिया, ठीक है। ए से क्या बना दिया मैंने अरुण बना दिया। अरुण ने कहा यह लड़की, मैंने मान ली कोई लड़की है यहाँ पर, ठीक है, कोई लड़की मैंने माइनस से यहाँ से रेड कर ली, ठीक है। कह रहा है
अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ, इसकी माँ है तो इससे ऊपर होगी, है ना। अगर हम पोते होते जाएंगे नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, नाती पोते, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, पीढ़ी से ऊपर की ओर जाते हैं, अपनी पीढ़ी से आगे आते हैं, तो कहाँ जाते हैं भाई, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी माँ मैंने माना है, लेडीज़ को क्या करेंगे, माइनस से मनाएंगे, ठीक है। तो इसकी माँ क्या होगी, माइनस, कह रहा है यह लड़की मेरी माँ के पोते की। अब पोता कौन होगा, इसकी माँ तो ये है, माँ के लड़के का लड़का कौन होगा, पोता होगा। तो इसका मतलब जो अरुण है उसका जो लड़का होगा वो कौन होगा, इसका पोता होगा, इसकी माँ का पोता, है ना, मतलब इसका लड़का यहाँ पर कह रहा है। फिर कह रहा है कि पत्नी है, ये जो लड़की है वो इसके पोते की पत्नी है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है, पति पत्नी का ये हमने रिलेशन लगा दिया। और क्या ये लड़की जो थी वो कहाँ आ गई, वो उठकर यहाँ आ गई। अब वो कह रहा है कि अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर अरुण का उस लड़की के साथ, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि अरुण कौन है इस लड़की का, ठीक है, अरुण कौन है इस लड़की का। तो जो अरुण है इस लड़की का कौन लगेगा, तो यहाँ पर देखेगा इसका पत्नी, इसके पति का, इसके पति के पिताजी, बताइएगा इस लड़के के कौन लगेंगे। तो आप कहोगे ससुर लगेंगे, है ना, कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे। इजी था, आराम से इसे कर सकते थे, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी भी हम छोटे जो होते हैं, अपने से छोटे, नीचे की ओर जाते हैं, जब पीढ़ी से ऊपर की ओर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। यहाँ मेरी माँ थी, अगर दादा कहते तो हम कहाँ लगाते, और ऊपर लगाते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रकार से इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं होगी, एक ही बार में क्या है, सारा की सारा आप कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं होगी जब टॉपिक बाई पढ़ाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल इजीली, ठीक है। एक ही बार में क्वेश्चन आप बिल्कुल कर दिया करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान क्यों भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीरीज दे रखा है, जो दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रखा है। इजी सीरीज है, ज़्यादा हार्ड लेवल की सीरीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 दे रखा है, 9 दे रखा है, 25 दे रखा है, 49 है, पूछ रखा है, फिर कौन सा 121 दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ जो खाली स्थान है इसमें क्या आने वाला है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर है। पहली बात से देखते हैं हम क्यू, किसी का क्यू तो नहीं है, तो क्यू तो नहीं है। उसके बाद हम स्क्वायर देखते हैं, किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर सारे के सारे बन रहे हैं, तो मैं स्क्वायर की ओर बढ़ूंगा। तो ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, ये हो जाता है मेरा 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये मेरा दे रखा है 7 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा ये देखिएगा। अगर बात करूँ यहाँ पर अभाज्य संख्या है, पहले हम चेक करेंगे कहीं ये अभाज्य या भाज्य संख्या तो नहीं है। तो बात करूँ यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट नहीं हो, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, तो ये अभाज्य संख्या तो है नहीं। अब देखो ये विषम संख्या लग रही है कुछ, तो यहाँ पर देखूँ 1 से स्टार्ट विषम संख्या बिल्कुल होती है। प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या ही 1 से स्टार्ट होती है, बाकी कोई संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होती है। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे जो विषम संख्या हमारी होगी वो 9 होने वाली है। तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा 81 बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये हमारा 49 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 27 दूसरी पहली से दुगनी और तीसरी पहली से 5 गुना है। तो कह रहा है संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी, ये आपसे पूछ रखा है। इजी क्वेश्चन है, गुना है, मानते हैं चाहे तिगुना दे रखा हो चाहे चौगुना दे रखा हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी टिप बताऊंगा आपको आज के बाद। इन क्वेश्चनों को कहोगे कि भाई यह क्वेश्चन आएंगे तो मेरा बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं इन क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। सीधी बात, यहाँ पर ध्यान से देखो, कह रहा है दूसरी पहली से तुगनी और तीसरी पहली से 5 गुनी। यहाँ पहली दे रखा है, तो भाई पहली यहाँ पर आ रहा है, पहली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकंड यहाँ लिख देंगे,
फर्स्ट संख्या यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। 2 बार रिपीट कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। जो 2 बार रिपीट होगी वो हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हम लिखेंगे, थर्ड वाले लिखेंगे। तो कह क्या रहा है, अब इसे देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। अनुपात वाले से बनाएंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कह रहा दूसरी पहली से तिगुनी, दूसरी जो संख्या है वो पहली से क्या है, 3 गुनी है। तो अगर मैं ये 1 होगी और ये 3 होगी तभी तो इससे 3 गुना होगी, तभी तो इससे 3 गुना होगी, बिल्कुल होगी। आगे कह रहा है तीसरी पहली से 5 गुनी, वो कह रहा है तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 5 गुना है। तो मैं यहाँ पर 1:5 कर दूंगा तो ये 5 गुना हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब मैं इसका अनुपात ज्ञात कर सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे कर दीजिएगा, आपका अनुपात हो जाएगा। 5 एकम कितना आ गया, 5, 1 एकम कितना हो जाता है, 1, और 3 एकम कितना हो जाता है, 3। तो ये आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड वाली ये दे रखी है, फर्स्ट वाली ये दे रखी है और थर्ड वाली ये दे रखी है, आराम से आप निकाल सकते हो। तो टोटल बात करूं यहाँ पर कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है आपका 9 हो जाता है। टोटल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो वह संख्याओं का औसत इतना है, तो वह टोटल संख्या जो हो योग होगा वह कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका योग निकल के आ जाएगा। ये संख्याएं थी कितनी, है ना, सबको ऐड करने के बाद संख्याएं थी कितनी, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये आपका 81 हो जाता है। कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। और वही दे रखा है, मैंने यहाँ पर भी ऐड किया संख्याओं को अनुपात के अनुसार, यहाँ मैंने ऐड कर दिया संख्याओं को। तो 9 बराबर कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, मेरा 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि सब संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो इसको करूँगा 9 से, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। थर्ड संख्या हो गई है, ठीक है। फर्स्ट संख्या की बात करूं तो 9 एकम 9 ही हो जाएगा, और इसकी बात करूं सेकंड वाले की तो 9 तियां कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पहली बात तो यही सीरीज में दे रखे होंगे, अगर नहीं दे रखे हैं तो हम इधर उधर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 27, 9 और 45 एक ही ऑप्शन में है, अदरवाइज किसी में ये देखने को नहीं मिला, और भी मिला है, ठीक है, रुकिएगा, है, ठीक है यहाँ पर और भी देखते हैं। एक तो ये है और एक ये है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया ये दोनों, तो ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट दे रखा है 9, तो फर्स्ट यहाँ पे 9 हो जाता है। सेकंड की बात करूँ 27, तो सेकंड पे 27 है, और थर्ड पे 45, तो थर्ड पे 45 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी, बिल्कुल इजीली आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हो, अगर आपका ऐसा कभी गुना का क्वेश्चन आ जाए और इस फार्मूले को अगर आप यूज़ करते हो, तो आपका क्वेश्चन 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंतर्गत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस जो टॉपिक बता रहा हूँ आपके लिए, ये जो ट्रिक बताई है मैंने, ये जो अनुपात का फार्मूला बताया है, ये बहुत ही ईजी होता है गुना वाले क्वेश्चनों के लिए। बहुत जल्दी लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, और ईजीली इस प्रकार से इसे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, और फिर यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो मैंने बताया था आपको कि दिशाएं हम कैसे पता है हमें, इतने पता है हमें, ऊपर क्या होता है हमारा, उत्तर होता है, इस साइड में कौन होता है, पूर्व होता है, इस साइड में कौन होता है, ये हमारा पश्चिम होता है ना, इस साइड में कौन सा होता है, पश्चिम होता है, इस साइड में कौन सा होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। तो ये तो हमें पता ही है ना, ये तो पता है, बस इसी डायरेक्शन में घुमाते रहना है, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, तो पूर्व मैंने कहाँ माना है, इधर माना है, देखिएगा, ठीक है। तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला दीजिएगा, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये 9 किलोमीटर की दूरी है, चलता है। वह आदमी अपने शुरुआत के चिन्ह के कितनी दूर है, पूछ रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो कितनी है, ये आपसे पूछ रखा है बस, ठीक है। तो मुझे ये भी ज्ञात करना पड़ेगी, ये कितनी दे रखी है, 2 है, तो 2 कहाँ जाएगी, यहाँ हो जाएगी, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल जो दूरी ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और मैं बात करूँ इतनी दूरी की, तो ये दे रखी है 5, 5 में से 9 में से 5 जाएगा, बच्चे कितनी, 4। तो ये जो मेरी दूरी है, ये जो मेरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी हो जाएगी, मेरे पास 4 हो जाएगी। और यहाँ से मेरी ट्रिपलेट बनकर तैयार हो जाती है।
कौन सी वाली, वो हो जाती है 3 4 5 वाली। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो लाभ और बचा कौन सा, 5 ही बचा। तो ये जो मेरी डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, ये 5 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इजीली मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट बता रहा हूँ आपके लिए, यही क्वेश्चन जो यही जो ट्रिपलेट हैं आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। एक होती है 3 4 5, एक होती है 5 12 13, ठीक है। कौन सी होती है 5 12, और कौन सी होती है 13 होती है, और एक आपकी होती है, इसमें 3 जोड़िएगा कितने हो गए 8 हो गए, इसमें 3 जोड़िएगा 15, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 4 जोड़ेंगे। तो ये आपकी ट्रिपलेट होती हैं 3, ठीक है। इन ट्रिपलेटों को क्या है याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेटें हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिपलेट ही आपकी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपको 120 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 100 आपको मैं खुद दूंगा, यहाँ पर कराने वाला हूँ, और 20 प्रैक्टिस सेट आपको दे जाएंगे जो आप उन्हें, ठीक है, लगाओगे, ठीक है। उसमें क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके 2021 में आने की पूरी संभावना रहेगी। उससे ज़्यादा ये 120 प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए तो कोई भी एग्जाम जो आपका आर्मी का हो जाता है, ठीक है, जीडी वाला, बिल्कुल उसे आप क्लियर करके आओगे। 45 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप करके आओगे। और आज बताइएगा कि आज आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है। अगर आपका 35 प्लस क्वेश्चन रहा है, 35 प्लस क्वेश्चन रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका इससे कम है तो आपको थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। जो आपको मास्टर क्लास हम देंगे उसमें आपके लिए प्रत्येक दिन जुड़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।